नसों में पाया गया है। उम्र 32 वर्ष। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदायक है। नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। एक बार फिर हाजिर है लेकर मंडी.com का एक और एपिसोड हम आपके लिए, जहां हम बात करेंगे हर हफ्ते की तरह खेती और किसानी की। लेकिन जैसा कि पिछले हफ्ते के एपिसोड में हमने वादा किया था आपसे, इस हफ्ते पिछले हफ्ते आपको हमने बजट जो आने वाला था उसमें कृषि को लेकर क्या कुछ हो सकता है इस पर बातचीत की थी। और हमने ये आपको कहा था कि अगले हफ्ते जब हम आएंगे तो आपको हम ये बताएंगे कि जो बजट में कृषि के लिए कुछ घोषणाएं हुई हैं उनका मतलब क्या है, उनका अर्थ और उनका परिणाम क्या होगा, चाहे वो मध्यम अवधि में हो चाहे दूरगामी प्रभाव क्या होने वाले हैं उनके। बजट आ चुका है और बजट में 1 फरवरी को हमने देखा कई सारी घोषणाएं कृषि से संबंधित हुई हैं, जिसमें एक तरफ तो एक डेडिकेटेड फंड की बात कही गई जिससे कि एमएसपी पर खरीद की जाएगी। उसके साथ ही केमिकल फार्मिंग को रोकने के लिए जो पिछले 2-3 सालों से लगातार बजट में कहा जा रहा था, इस पर एक ठोस कार्यक्रम की घोषणा भी सरकार ने की है। उसके अलावा हमने नाबार्ड के जरिए एक फंड की घोषणा भी सुनी है, जिसका कि इस्तेमाल किस तरह से होगा वो हम आज चर्चा करेंगे, जानेंगे। और भी छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो कार्यक्रम में समय के हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बातें हम कवर करें और समझने की कोशिश करें। कुछ आवंटनों के बारे में, जो आवंटन घटे हैं या बढ़े हैं, उसके पीछे सरकार की क्या मंशा, क्या योजना है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और इस सारी चर्चा में हमारे साथ जो आज खास मेहमान हमने जोड़ा है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं टी नंद कुमार। टी नंद कुमार एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है और लगभग 40 वर्षों तक सरकार के साथ उन्होंने काम किया है और कृषि सचिव के तौर पे भी उनका एक कार्यकाल रहा है, उनका अनुभव रहा है। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में जो भी कुछ सरकार की योजनाएं होती हैं, नीतियां होती हैं, उन सब को एक समय बनाने वाले स्वयं टी नंद कुमार थे। और वो आज हमारे साथ हैं समझाने के लिए हमें कि इस बजट में कृषि के लिए जो कुछ भी घोषणाएं हुई हैं उसके तात्पर्य क्या है, उसका आशय क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका नंद कुमार जी। थैंक यू सर, सबसे पहले एक बहुत ही सामान्य और जेनरिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि कृषि के लिहाज से, क्योंकि कई लोगों को ये उम्मीद थी कि कुछ बहुत बड़ी घोषणा आ सकती है, जैसा पिछले कुछ महीनों का घटनाक्रम रहा था कृषि को देखते हुए, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ी घटना के तौर पे तो बजट में देखने को मिला नहीं कि कोई 1 या 2 हेडलाइन के तौर पे एक बड़ी कोई घोषणा हो गई हो। लेकिन जो घोषणाएं हुई हैं, छोटी छोटी घोषणाएं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं, उन सबको आप किस तरह से देखते हैं? यानी एक लाइन में पूछूं मैं आपसे तो इस बजट को कृषि के लिहाज से कैसे देखते हैं? नहीं, मैं इसको एक दूरगामी कृषि नीति के तौर पे देख रहा हूं, क्योंकि बजट में सब बातें आना जरूरी नहीं है। जी, बात की शुरुआत अब अगर हम प्रावधानों के हिसाब से करें टी नंद कुमार जी, की जो बजट में एक खास, जो मैं अभी बात कर भी रहा था, पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे थे कि बजट में लगातार सरकार ये अपना मंतव्य प्रकट कर रही थी कि वो चाहती है कि केमिकल कृषि जो खेती है उस पर जोर कम किया जाए और जैविक खेती या जीरो बजट खेती या प्राकृतिक खेती, इन पर अपना जोर बढ़ाया जाए। इस पर जो घोषणा आई है, इस बार पहली बार एक कार्यक्रम सरकार ने दिया है कि गंगा के तट से जो जुड़े 5 किलोमीटर के क्षेत्र हैं, उनमें जिन किसानों के खेत है उनको इस आशय के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बारे में आपका क्या सोचना है और क्या आपको लगता है किस तरह से ये कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है? देखिए, इसमें जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के नाम पे जनरली जाना जाता है, लेकिन उसके अलग रूपांतर भी है। ऑर्गेनिक फार्म भी हो सकते हैं और नेचुरल फार्मिंग के तौर पर भी जाना जाता है। लेकिन एक तो ये है कि भाई इस देश में हर खेत में एक ही फॉर्मूला नहीं चलेगी। अलग अलग जगहों पर किसान कैसे केमिकल फ्री फार्मिंग की तरफ जाएं, ये एक दिशा परिवर्तन है। तो इसका 2-3 कारण है। एक तो ये है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में जो हम
खाद जिसको हाई इनपुट एग्रीकल्चर बोलते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, ज्यादा इरिगेशन, इस तरह की जो एग्रीकल्चर है ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। ज्यादा दिन में इसकी नुकसान अभी पंजाब में आपको दिख भी रहा है, हरियाणा में दिख भी रहा है, वेस्टर्न यूपी में आपको उसकी एडवर्स इम्पैक्ट आपको देख रहे हैं। दूसरा ये है कि कृषि का एक ये भी है कि भाई यहाँ के जो लोगों को पोषक आहार मिलना चाहिए जो उनके लिए सही हो। तो ये फूड क्वालिटी के ऊपर अगर जाएंगे आप, न्यूट्रिशन पर जाएंगे, इस इश्यूज पर जाएंगे, थोड़ा बहुत हमारे केमिकल कंजम्पशन फूड प्रोडक्शन में कम करने की बहुत जरूरत है। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। और इसमें सर बजट में जहां इस केमिकल फ्री खेती की बात कही गई है, वहीं पे इसको एक्सपोर्ट का भी जिक्र किया गया है। और क्या आपको लगता है कि सरकार कुछ इस तरह से सोच रही है कि ये वाला जो सेक्शन होगा खेती का, उस पर खास तौर से, क्योंकि ये कहा गया है वहां पे कि यूरोपीय देशों में अक्सर जो रेजिडुअल हैं या जो केमिकल्स हैं उनको लेकर भारतीय जो कृषि उत्पाद हैं उनको दिक्कतें होती रहती हैं, तो क्या उस ओर सरकार का इशारा है कि उसको एक्सपोर्ट एक तरह से केंद्रित किया जाएगा? तो इसके 3 बिंदु हैं। एक्सपोर्ट जरूर एक बिंदु है। एक्सपोर्ट विदेश के जो बाजार हैं उसमें पेस्टिसाइड रेसिड्यू, एंटीबायोटिक रेसिड्यू, ये सब बहुत बड़े इश्यूज हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप इसके साथ भेजेंगे तो या वो रिजेक्ट होगा या बहुत कम दाम में आपको बेचने पड़ेंगे। जब आपके पास इसकी सुविधा है और क्षमता है तो आप क्यों नहीं अच्छे हायर एंड प्रोडक्ट्स बना के बेचें, ये एक सोच है। दूसरी बात यह है कि भारत में भी मार्केट में कुछ ऐसे संपन्न लोग हैं जो इसके लिए ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार है, तो क्यों नहीं किसान को इसकी लाभ मिले। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप किसान के खर्चे पर ध्यान दें और सॉइल की फर्टिलिटी पर ध्यान दें, ये दोनों के लिए केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को कम करना लाभदायक है। तो सस्टेनेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और हेल्थ, ये तीनों दृष्टिकोण से नेचुरल फार्मिंग बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ये गंगा किनारे केवल क्यों फोकस देना है ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है कि जो रेनफेड एरिया है, जैसे आंध्र प्रदेश के रेनफेड एरिया है या जहां इरिगेशन या इसकी सुविधा बहुत कम है, वहां पे ये ज्यादा सक्सेसफुल पाए गए हैं। तो मेरे ख्याल से इसकी जब डिटेल स्कीम बनेगी ये रेनफेड एरिया में भी लागू होगा और वहां से शायद ज्यादा रिजल्ट मिलने की मेरा उम्मीद है। जी जी जी, फिलहाल हमारी ये चर्चा जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे और ये चर्चा टी नंद कुमार के साथ हमारी जारी रहेगी, बजट में कृषि की घोषणाओं को समझने की। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी टॉक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज मंडी.com में हाल ही में पेश आम बजट में कृषि संबंधी जो घोषणाएं हुई हैं, जो प्रावधान आए हैं, उनका क्या आशय है, क्या उनके परिणाम आने वाले हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आज इस चर्चा में हमारे साथ पूर्व कृषि सचिव टी नंद कुमार जुड़े हुए हैं। सर, नाबार्ड का एक फंड इस बार क्रिएट किया गया है जो खास तौर से एग्री स्टार्टअप्स के लिए होगा। एग्री में
ये हमने देखा है कि पिछले कुछ 4-5 सालों में कई एग्री स्टार्टअप्स आए हैं और उसमें से कुछ तो यूनिकॉर्न बनने की राह पर हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये जो एग्री स्टार्टअप्स आएंगे या जो आ रहे हैं और इनको जो सरकार के इस तरह से बजटीय समर्थन मिलेगा, उसके किस तरह के परिणाम निकल के सामने आ सकते हैं किसानों के लिहाज से? ये देखिए, एग्री स्टार्टअप्स जितने अभी आए हैं वो बहुत अच्छा काम जहां भी उन्होंने काम किया है वहां किया है, लेकिन इनको सब एक आध छोड़ करके, जो आप यूनिकॉर्न्स की बात कर रहे हैं, वो 5, 6, 10 बड़े छोड़ करके बाकी सभी भी छोटे क्षेत्रों में अपने काम कर रहे हैं और उनके सामने भी कुछ समस्याएं हैं। एक्सेस टू डेटा, एक्सेस टू अदर थिंग्स, ये हैं। और एक्सेस टू फाइनेंस उतना बड़ा शायद इशू सबके लिए नहीं है, लेकिन छोटे छोटे जो नए हैं उनके लिए भी इशू है। और मेरा ये समझना है कि नाबार्ड के जरिए ये एक्टेक और एफपीओस के साथ मिलन होगा, चूंकि एफपीओस का भी जोर है। 10,000 नए एफपीओ बनाने की बात पहले से ही कही गई है, 7,000 एफपीओ पहले से बनी हुई है। जब किसानों की संगठन बनेंगे, किसानों की कंपनियां बनेंगे और उसके साथ एग्टेक जुड़ जाएंगे, एक तो एग्टेक वालों को ये होगा कि भाई हर एक एक किसान के दरवाजे नहीं जाना पड़ेगा। आप एक एफपीओ के साथ बात करिए और उनकी क्या समस्या है उसको समझिए, उसका एक टेक्नोलॉजी सोल्यूशन निकालिए और उनके साथ आप डीलिंग करिए। उनके लिए वो सुविधा है। और एफपीओ के लिए सुविधा है कि भाई क्या मेरा समस्या है, मेरा समस्या मॉइस्चर है, मेरा समस्या वेदर फोरकास्ट है, मेरे समस्या सीड है, फर्टिलाइजर है, मार्केटिंग है, इंफॉर्मेशन है, क्या है, वो कंसर्न एग्टेक के पास जाएंगे। तो एक इसका जो कन्वर्जेंस होगा जी, वो दोनों के लिए फायदेमंद होगा। और नाबार्ड सही जगह है इसके लिए, चूंकि नाबार्ड ने बहुत अच्छा काम पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप में किया था, तो वो जानते हैं एफपीओ को कैसे समर्थन करना है और उसमें एग्टेक को इन्वॉल्व करना है। तो मेरे ख्याल से ये एक विन विन सिचुएशन। जी। अच्छा, इस सरकार में पहले भी हमने देखा था जो रेल किसान चले थे और नॉर्थ ईस्ट से भी कुछ खास एक डेडिकेटेड उड़ान सेवा भी शुरू की गई थी। तो इस लिहाज से पहले भी काम हुए हैं, लेकिन अभी जो पीएम गति शक्ति के तहत खास तौर से एक्सप्रेसवे की 25,000 करोड़ रुपए की एक योजना उसमें कही गई है और प्लस रेलवे में भी 100 कार्गो टर्मिनल बनाने की बात कही गई है। आपको लगता है, हालांकि इसको सीधे तौर पे ये नहीं कहा गया है कि इसको कृषि से जोड़ा जा रहा है, या लेकिन आपको लगता है टी नंद कुमार जी की इससे कृषि को भी लाभ होगा, या किसानों को जो अपना माल कम समय में कम लागत में सही जगह पर जो पहुंचाने की समस्या रहती है आमतौर पे, उससे निपटने में उनको सुविधा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि आप ये देखेंगे कि कृषि उपज जो पेरिशेबल खास करके है, हॉर्टिकल्चर है या एनिमल हस्बेंड्री के फिश हैं या इस तरह के जो चीज हैं, ट्रांसिट में जितना भी डिले होता है उतना उनको नुकसान होता है। और ये नुकसान का अंदाजा हर रेलवे स्टेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो लॉस है, इसका जो भी नुकसान का लॉस है, वो जनरली वो किसान के ऊपर पड़ जाता है और दूसरा इसको भुगतते नहीं है। तो अगर जैसे जैसे लॉजिस्टिक्स एफिशिएंट हो जाएंगे और कोल्ड चेन की भी स्थापना, इसके साथ साथ जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात पहले कही गई है आत्मनिर्भर अभियान के दौरान, जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर और ये लॉजिस्टिक्स और गति शक्ति, ये तीनों एक साथ मिल जाएंगे, तो फिर आप देखेंगे कि जो हमारी लॉस है, जो नेशनल लॉस है, प्रोडक्शन कंज्यूमर तक जो नहीं पहुंचे, किसका लॉस है, वो नेशनल लॉस है। अब किसान के खाते में जाए या कंज्यूमर के खाते में जाए, नेशनल लॉस है। इसको कम करना बेहद जरूरी है और मैं समझता हूं इसमें काफी कमी है। जी, इस बार के बजट में एक सेंट्रल पॉइंट कहा जाए तो कुमार जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है, डिजिटल इंडिया रहा है, और उस लिहाज से अगर कृषि के जो प्रावधान है उनको समझने की कोशिश करें, एक बहुत ही खास प्रावधान और जो चर्चा वित्त मंत्री ने की थी वो ड्रोन से खेती का उन्होंने कहा, और ये भी कहा गया कि करीब 1 से 1.5% कृषि जीडीपी बढ़ सकती है अगर केवल ड्रोन का इस्तेमाल ठीक से किया जाए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, ड्रोन, इन सब को एक साथ मिलकर, और साथ ही स्टार्टअप्स पर को वित्तीय सहायता, इन सब को एक साथ मिलकर किस दिशा में जाता हुआ देख रहे हैं आप भारतीय कृषि को? देखिए, ड्रोन
का इस्तेमाल कैसे कैसे किया जाए, ये एक सेपरेट मेरे ख्याल से कॉम्पोजिट प्लान बनाने की जरूरत होगी। लेकिन इमीडिएटली ड्रोन की जरूरत 3 चीजों में की जा सकती है। एक ये कि लैंड के जो रिकॉर्ड्स हैं, उसके जो मैप्स हैं, वो अगर एक साथ ड्रोन में करके डिजिटल लैंड मैप करें तो एक तो सबसे बड़ा ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेस चाहिए कृषि के लिए वो तैयार हो जाएगा। अभी तक हमारे जो लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है वो डिजिटाइज पूरे नहीं कर पाए हैं, बहुत दिनों से इसका प्रयास है। दूसरा ये क्रॉप सर्विस, इंश्योरेंस मिलने में या क्रॉप की कंडीशन क्या है वो समझने में, उसमें क्या करना चाहिए, पेस्ट अटैक है कि नहीं है, ये एक विजुअल इमेज जल्दी आपको मिल जाता है और स्पेसिफिक एरिया में आप इंटरवीन कर सकते हैं। जी, बजट में कृषि से जुड़े प्रावधानों पर हमारी ये चर्चा जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। लौटेंगे तुरंत, जाइएगा कहीं नहीं, देखते रहिए मंडी.com। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज अभी हाल ही में पेश आम बजट 2022-23 में कृषि संबंधी जो घोषणाएं हुई हैं, जो प्रावधान देखे हैं, जो प्रस्ताव बजट के आए हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व कृषि सचिव टी नंद कुमार। नंद कुमार जी, हमने लगभग कृषि से संबंधित कई विषयों पर बातचीत की, तकनीक की भी बातचीत की, लेकिन आजकल अब एक और विषय है जो कृषि से जुड़ा है, जिसका महत्व तो बहुत बढ़ता जा रहा है, और वो है एलाइड सेक्टर जिसको कहते हैं। और खास तौर से इस सरकार में हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से लगातार बजट में एलाइड सेक्टर पर बहुत ज्यादा जोर रहा है। वो क्रम, वो दिशा इस बजट में भी लग रहा है कि बनी हुई है। और जिस तरह से लोकेशंस बढ़े हैं, उनको आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह का असर आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में इस थ्रस्ट के कारण देखने को मिल सकता है? देखिए, 2 सेक्टर है जो अलग मंत्रालय हो गए हैं या डिपार्टमेंट हो गए हैं, तो पशुपालन और मत्स्य संबंधी विभाग, दोनों में इस बार एलोकेशन काफी बड़ा है। और इसके दो रीजन है। एक तो पशुपालन जो करते हैं वो किसान का एक सप्लीमेंट्री इनकम, अभी जो नया सर्वे आया है उसमें आपको देखेंगे कि उसका सप्लीमेंट्री इनकम बढ़ जाता है। और इकोनॉमिक सर्वे में भी आप देखेंगे ये दोनों सेक्टर कृषि क्षेत्र से ज्यादा तेजी से इंप्रूव हो रहे हैं, ग्रोथ इसकी ज्यादा है। और हमारे देश में प्रोटीन जो वेजिटेरियन से, उसकी बात अभी ठीक है, दूध वेजिटेरियन मानेंगे और फिशरीज और दूसरे में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी प्रोटीन का रिक्वायरमेंट को देखते हुए, हमारी मैलन्यूट्रिशन की स्थिति को देखते हुए, किसान का इनकम को देखते हुए, ये दोनों विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। और पशुपालन में खास करके डिसीज कंट्रोल के लिए सबसे ज्यादा एलोकेशन दिया हुआ है। और आप जानेंगे कि जो एक गाय या भैंस रखते हैं, उसकी गाय बीमार पड़ जाती है, कितना उसको परेशानी झेलनी पड़ती है। तो वैक्सीनेशन, 100% वैक्सीनेशन और ब्रूसेलोसिस और एफएमडी, अगर दोनों हम रिमूव कर पाएंगे तो किसानों को काफी फायदा होगा। जी,
अच्छा, आपने नए मंत्रालय की बात की, उससे मुझे ध्यान आया कि एक नया मंत्रालय पिछले साल और बना है जो कि कोऑपरेटिव का मंत्रालय है, जिसको कि गृह मंत्री अमित शाह उसको भी देखते हैं। वहां पे हमने देखा है सरकार ने खासा एलोकेशन बढ़ाया है, करीब 900 करोड़ 1000 करोड़ के आसपास का उसका एलोकेशन है। इसको थोड़ा मैं आपसे समझना चाहूंगा नंद कुमार जी कि एक तरफ तो एफपीओ पर लगातार सरकार का जोर जिस तरह से बढ़ा है, उसके बावजूद अगर हम देखें तो एफपीओ के लिए जो एलोकेशन है वो 500 करोड़ का है, जबकि कोऑपरेटिव के लिए 900 करोड़ का एलोकेशन यहाँ सरकार ने दिया है। इसको किस तरह से समझा जाए? पहले लगातार ये लग रहा था कि एफपीओ को लेकर सरकार बहुत, जिसको कहते हैं कि बहुत उत्साहित है, लेकिन अभी कोऑपरेटिव एफपीओ क्या कुछ मतलब कैसे समझाएंगे इसको आप? देखिए, एफपीओ में कोऑपरेटिव्स भी शामिल है। एफपीओ या कंपनी हो सकती है जो कंपनीज एक्ट में है, या कोऑपरेटिव हो सकती है। आपको याद होगा कि मैं एनडीडीबी के भी चेयरमैन रह चुके हैं, तो डॉक्टर कुरियन का जो काम है ग्राउंड लेवल पे, उसको बहुत नजदीक से मैंने देखा है। और प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का शक्त होना सबसे जरूरी है, क्योंकि किसान की पॉइंट ऑफ टच वो है। वो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में या दूध डालने जाते हैं, या खाद खरीदने जाते हैं, या अगर प्रोक्योरमेंट उनके थ्रू, जैसे बहुत राज्यों में है, उड़ीसा में है, मैं जानता हूँ यूपी में कहीं कहीं है, वो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से जहां प्रोक्योरमेंट है, वहां किसान बहुत सही तरीके से प्राइमरी कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ है। तो वहां अगर डिजिटाइजेशन और उसका शक्तिकरण होगा तो जो भी फायदे होंगे एमएसपी का, अब जब हम कह रहे हैं कि इतना लाख करोड़ हम किसान को देते हैं, तो अगर उससे 99% अगर किसान के पर्सनली खाते में चले जाएं और खर्चे कम हो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छी होगी। तो मैं बहुत खुश हूं कि प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सशक्तिकरण करने के लिए 900 करोड़ दिए हैं। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा मेरे ख्याल से। जी, अच्छा नंद कुमार जी, एक कृषि को लेके अक्सर ये डिबेट चलती रहती है कि इसमें राज्यों का कितना विषय है और केंद्र का कितना विषय है, और इस लिहाज से अगर मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूं कि 2009 की एक योजना को, 9-10 की एक योजना जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना थी, उसको इस बजट में एक बार फिर से रिवाइव किया गया है। उसका कितना असर, कितना दूरगामी प्रभाव आप देख रहे हैं, और किस तरह से ये जमीन पर उतरेगा? देखिए, पहले 2007-8 के पहले ये होता था कि भाई हर छोटे योजनाएं कृषि भवन से निकलती थी। वो छोटे मतलब बहुत सारे योजना, वो कोकोनट के लिए एक योजना, एरिकनट के लिए दूसरी योजना, इस तरह से निकलती थी। तो इसका ये था कि भाई सब सोच केंद्र में होता था। तो उस समय ये महसूस किया कि भाई एक्चुअली कृषि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, कम से कम स्टेट लेवल पे इसको डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। तो ये सभी छोटे योजनाओं को एकीकृत करके एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना बनाई, और राज्यों को ये कहा गया भाई आप अपने जो एक ब्रॉड लिस्ट उसमें दी गई है, उसके अंदर जो भी आपकी प्रायोरिटी है वो आप करिए। तो राज्यों को ये बहुत बड़ा मौका है कि आप अपने किसानों के हित में जो भी स्कीम कृषि या पशुपालन या मत्स्य विभाग से संबंधित करना चाहते हैं वो करिए, लेकिन जरूर किसान और अपनी सीमाओं को देखते हुए करिए। मेरे ख्याल से इसका रिवाइवल बहुत अच्छा है। चलिए, ये सारी बातें और बहुत सारी ऐसी बातें जो कि आमतौर पे बजट के भाषण सुन के या बजट की घोषणाएं सुन के समझ में नहीं आती हैं, वो सब आपने हमारे दर्शकों को आज समझाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, नंद कुमार जी। बहुत धन्यवाद। ये थे टी नंद कुमार, पूर्व कृषि सचिव, जो बात कर रहे थे हमसे आज बजट में, यानी जो बजट 1 फरवरी को पेश हुआ उसमें जो कृषि से संबंधित प्रावधान है उनके बारे में। और अब मंडी.com में हो गया है समय आपसे अनुमति लेने का, तो दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।